वेलकम टू एडुकैमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रोहित कुमार और हम बिहार के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। हम बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशली फॉर बीपीएससी एग्जाम को लेकर। जैसा कि हम लोग पिछले 5 क्लास में हमने काफ़ी एंशिएंट के बारे में, प्राचीन बिहार के बारे में काफ़ी पढ़ा और प्राचीन बिहार को हमने भारत के इतिहास के साथ को रिलेट करने की भी कोशिश की। जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि भारत का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना अधूरा है। हमने बौद्धिज्म्स के बारे में बताया, हमने पढ़ा, जैनिज्म के बारे में हमने पढ़ा, हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा तथा बौद्ध के संबंधित बहुत सारे तीर्थ स्थल के बारे में पढ़ा जो आपके प्रारंभिक और मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास जो है मगध का साम्राज्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में मगध के साम्राज्य के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था और समझा था। आज की क्लास वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। मगध के साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मगध का साम्राज्य ने भारत में करीब 684 बीसी से लेकर 320 बीसी तक अपना शासन प्रणाली और व्यवस्था को बनाए रखा और इस प्रकार से मगध के साम्राज्य को विस्तार किया। मगध साम्राज्य की दो महान, अगर हम बात करें महान काव्य की, तो रामायण और महाभारत में मगध साम्राज्य के बारे में काफी कुछ उल्लेख किए गए हैं। हमने ये भी समझा है कि भाई मगध साम्राज्य पर 544 बीसी से 322 बीसी तक शासन करने वाले 3 राजवंश जो बहुत ही बड़ा और महान राजवंश के रूप में जाना जाता है, जिसने मगध साम्राज्य की समृद्धि और शक्ति को विस्तृत किया और बढ़ाया भी। उसमें से एक जो हर्यंक राजवंश जो 544 बीसी से 412 बीसी तक शासन किया, वहीं पर दूसरा शिशुनाग राजवंश 412 से लेकर 344 बीसी तक अपनी शासन और व्यवस्था प्रणाली को बनाए रखा तथा तीसरा जो सबसे बड़ी शक्तिशाली, जिसमें मगध साम्राज्य की ख्याति दूर दूर तक पहुंची, वो था आपका नंद राजवंश जो 344 बीसी से 322 बीसी तक शासन व्यवस्था को बनाया। ये मगध साम्राज्य के 3 महाराजवंश थे। उसमें मगध साम्राज्य को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका विस्तार बढ़ता रहा है उस वक्त के दौर में। मगध ये साम्राज्य उस वक्त हुआ करता था। अब हम अगर बात करें मगध साम्राज्य की शुरुआत की बात करें कि मगध की जो आरंभिक जानकारी जो है बृहद रथ और उनके नाम के से उल्लेख होता है, क्योंकि राजा बृहद रथ का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। हमने ऋग्वेद पढ़ा था, हमने उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। महाभारत और पुराणों के अनुसार जो बृहद रथ एक छेदी के कुरु राज वंश राजा वसु के सबसे छोटे पुत्र के रूप में थे। उस राजवंश का सबसे प्रख्यात राजा के तौर पर जरासंध था। जरासंध वही बृहद का सब बेटा हुआ करता था। जरासंध का नाम महाभारत में आपने सुना होगा। जरासंध का वध भीम के द्वारा किया गया था, जो कि जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उनके शरीर की संधि के नाम पर ही उनका नामांकन जरासंध कहा गया। जरासंध के एक वरदान के तौर पर भी कहे जाते हैं कि उसके सामने जो भी युद्ध करेगा उसकी आधा ताकत उसके अंदर में चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी कथाएं जो है महाभारत के अंदर में संकलित है। सो बृहद्रथ राजवंश के बारे में मगध की शुरुआत, मगध की जो आरंभिक ज्ञात राजाएं हैं उनमें से बृहद्रथ राजवंश की बात आती है। लेकिन अगर हम मगध साम्राज्य की शुरुआती दौर या मगध साम्राज्य की विस्तार या उसकी कहानी की अगर हम शुरुआत की बात करें तो उसमें हर्यंक डायनेस्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। हर्यंक वही डायनेस्टी जिसने बिंबिसार उसके फाउंडर हुआ करते थे। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया, भाटिया का पुत्र हुआ करते थे बिंबिसार, जिसने 558 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक उसने शासन प्रणाली व्यवस्था को बनाए रखा। बौद्ध कालक्रम के अनुसार बिंबिसार ने कहा जाता है कि 52 वर्षों तक शासन व्यवस्था बनाई। उसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया और उसी के समकालीन में बुद्धिज्म और जैनिज्म हुआ करते थे।
कुछ प्रशंसक कहा जाता है कि जैन और बौद्धिज्म दोनों के प्रशंसक हुआ करते थे, क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों बिंबिसार के ही समकालीन थे। समकालीन का तात्पर्य होता है एक ही काल के समय, एक ही समय में। तो उस वक्त जो है कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे, या इनमें से कौन सा राजा आप जैन के महावीर के समकालीन थे, अर्थात उसी काल की बात करते हैं। उस वक्त हर्यंक डायनेस्टी की जो राजधानी थी वो ग्रीव्रज, जिसे आप राजगृह या फिर राजगीर के नाम से जाना जाता है, वो हुआ करता था। ग्रीव्रज और राजगृह, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ग्रीव्रज और राजगृह जो है उसकी राजधानी उस वक्त हुआ करता था। ये राजधानी 5 पहाड़ियों के चारों तरफ से घिरा हुआ है। पहाड़ों पर्वतों के बीच में इस राजधानी को बनाया गया था। पत्थर की दीवारों से बंद थे ये, जिसे राजगृह को अभेद के तौर पर, जिसे भेदा ना जा सके, इसकी राजधानी को भेजा जाए। तो एक तौर पर यह भी कहा जाता है कि मगध सबसे शक्तिशाली इसलिए भी था क्योंकि मगध पर आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। ये नामुमकिन तौर पर मगध के बारे में कहा जाता है, इसीलिए राजगृह को अभेद कहा गया उस वक्त। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि सेरेनिया के नाम से भी इसकी राजधानी को जानते हैं। स्थानीय सेना रखने वाले पहला राजा, जिसको स्टैंडिंग फोर्स जो रखने वाला जो पहला राजा मगध हुआ करता था। मगध जो है पहला राजा था जिसने अपनी पहली बार स्टैंडिंग आर्मी उसने स्थापित की। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब जो है राजा का अपना आर्मी हो, अपनी उनकी सेना हो, और उसी सेना के बदौलत जो है मगध का जो साम्राज्य जो है बाकी और महाजनपदों में वो फैला। उसका प्रभाव कौशल में भी रहा, उसका प्रभाव वजी में भी रहा, उसका प्रभाव उज्जैन में भी रहा। इस तरीके से मगध का प्रभाव जो है बढ़ता गया। अवंती की राजा वो उस वक्त तो प्रयोत हुआ करते थे। अवंती के राजा उस वक्त प्रद्योत के साथ उनकी जो प्रतिद्वंदिता हुआ करती थी, लेकिन बाद में दोस्त बन गए क्योंकि उन्हें बिंबिसार ने अपनी शाही चिकित्सक, उनको क्या हुआ था कि अवंती के राजा थे, अवंती के राजा को पीलिया रोग हुआ था। अब पीलिया रोग से वो ग्रसित हो गए। अवंती और मगध के बीच में दुश्मनी थी, आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। लेकिन ये मगध के राजा बिंबिसार को ये बात पता चला कि अवंती के राजा जो प्रद्योत हैं उन पीलिया रोग से वो ग्रसित हैं, तो अपने शाही वैद्य को प्रद्योत की उपचार के लिए भेजते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने मित्रता भाव का हाथ बढ़ाया, और इस प्रकार से अवंती और मगध के बीच में एक दोस्ती का एक विस्तार शुरू हुआ, एक दोस्ती बनाई गई। तो इसीलिए बिंबिसार के बारे में बहुत सारी कथाएं इस प्रकार से, क्योंकि उन्होंने मैट्रिमोनियल्स के माध्यम से भी भिन्न राज्यों पर उसने अपना प्रभाव जमाया था। ठीक है, उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक गठबंधन, जैसा कि हमने आपको बताया कि वैवाहिक गठबंधन का उपयोग करने की प्रथा उन्होंने ही शुरू किया, क्योंकि उनकी 3 पत्नियां हुआ करती थी। एक कौशल देवी जो कौशल्या की बेटी की राजा कौशल के राजा हुआ करते थे, उनकी बेटी थी, है ना, उस बेटी, तो उसे कौशल देवी। दूसरी पत्नी जो थी, आपने गौतम बुद्ध की कहानी में आपने प्रसेनजीत का नाम सुना होगा, तो प्रसेनजीत की बहन और कौशल के राजा की बेटी जिसे नाम था कौशल देवी, उन कौशल देवी की पत्नी हुआ करती। वहीं पर एक वैशाली, तो वैशाली के जो लिच्छवी प्रमुख की बेटी जिसका नाम चेलना है, जिनका नाम था चेलना, है ना, और तथा खेमा मद्र जो पंजाब है, उस पंजाब के राजा, तो पंजाब के राजा की बेटी, अर्थात पंजाब के राजा उस वक्त वहां मद्र के राजा, पंजाब का राजा का नाम हुआ मद्र, तो उनकी बेटी जो खेमा, उनके साथ भी विवाह हुआ। तो आप देखिए कि अगर 3 के साथ जब उनका विवाह हुआ, तो 3 जो महाजनपद राज्य जो हो वो मगध पर तो आक्रमण नहीं करेंगे, और उनके लिए मैत्रीपूर्ण प्रस्ताव होगा। उनके पास एक प्रभावी और एक उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था भी थी। उच्च पद पर लोग बैठे हुए थे, अधिकारी लोग तीनों में विभाजित किए हुए थे। अब कार्यकारी, सैन्य और न्यायिक, इस तरीके से 3 भाग में उसको डिवाइड कर दिया गया।
एक बंदा जो कार्यकारी होगा, सैन्य शक्ति होगा, न्यायिक व्यवस्था होगा। तो इस तरीके से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को उस हर्यंक डायनेस्टी में बिंबिसार चलाया करते थे। तो कई क्वेश्चंस आपको इसमें पूछ सकता है। अगर बिंबिसार से क्वेश्चन पूछा तो आपको इसमें ये पूछेगा कि वो बिंबिसार की जो राजनीतिक स्थिति मजबूत क्यों थी। तो उसके कई कारण उसमें देख सकता है। एक तो आप देख सकते हैं कि भाई इसका एक कारण हो सकता है वैवाहिक गठबंधन हो सकता है ना। वहीं पर इसकी 3 पत्नियां के बारे में भी सवाल पूछ सकता है। तो 3 पत्नी में आप देख सकते हैं कौशल की बेटी कौशल देवी, और वहीं पर आप देख सकते हैं प्रसेनजीत की जो बहन थी चेलना, वैशाली के लिच्छवी प्रमुख की बेटी खेमा, मद्रा और पंजाब के राजा की बेटी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से बिंबिसार ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया, है ना। अब बात आती है कि बिंबिसार के बारे में जो क्वेश्चन सवाल जो है पूछ सकता है कि भाई बिंबिसार के पिता के बारे में तो नहीं पूछेगा, बिंबिसार की पत्नी के बारे में, उसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में, उसके वैवाहिक गठबंधन के बारे में, उसके विजय और विस्तार की नीति के बारे में सवाल पूछ सकता है। साथ साथ में जो बिंबिसार द्वारा सबसे जो उल्लेखनीय जो विजय के अंग है इसके बारे में भी सवाल पूछ सकता है। आपके मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि बिंबिसार के बारे में, ये अवंती के बारे में पूछ सकता है आपका, उनका दोस्त उज्जैन का जो राजा था उसका क्या नाम था, है ना। तो राजा प्रद्योत के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से बिंबिसार की ये कहानी रही। वहीं पर हम बात करें अजातशत्रु, जो बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक उसने मगध पर राज किया। और ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु को मगध का रियल फाउंडर अर्थात हर्यंक डायनेस्टी का रियल फाउंडर माना जाता है। क्यों इस बेस पे आधार पर? एक्चुअली बिंबिसार की जो माता थी वो माता चेलना, आप ये देख सकते हैं यहां पर। सो बिंबिसार और चेलाना का पुत्र, उसने अपने पिता को मार दिया। तो ये जो है बिंबिसार को हत्या उसने, अजातशत्रु ने अपने शासन के लिए, राजा बनने के लिए अपने पिता की उसने हत्या कर दी अजातशत्रु ने। और आगे भी हम आपको बता दें कि अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र ने किया। बाद में जब अजातशत्रु का मन बहुत ज्यादा अशांत हुआ तो बौद्ध धर्म को उसने ग्रहण की, और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जो उसने बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार शुरू किया उसने। 483 ईसा पूर्व में, अगर हम बात करें 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद 483 में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, और 483 के ठीक बाद उसने राजगृह में पहली बार बौद्ध परिषद बुलाई। मैंने जैसा कि कहा कि भाई अजातशत्रु का मन जो है अशांत रहता था पितृ हत्या के कारण। इस वंश को पितृ हत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिला, हर्यंक डायनेस्टी के साथ साथ पितृ हत्या वंश भी के तौर पर भी इसको जाना जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की भी हत्या हो जाती है ना। तो बौद्ध धर्म ग्रहण किया और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हो जाता है गौतम। और उसी 483 ईसा पूर्व के दौरान जो है उन्होंने पहली बार बौद्ध परिषद का बुलाया। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि 4 बौद्ध परिषद बुलाए गए थे, और पहला जो बौद्ध परिषद था 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाया गया था, है ना। सो 483 ईसा पूर्व में बौद्ध के मृत्यु के ठीक बाद राजगृह में पहली बार बौद्ध परिषद बुलाई। और बौद्ध परिषद के बारे में यहां पर काफी कुछ देखने को मिलता है जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। कौशल और वैशाली के खिलाफ उसने युद्ध भी किया, अपने ही मामा के खिलाफ उसने, अजातशत्रु ने युद्ध का आह्वान कर दिया। अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि वैशाली उनके खुद का मामा थे, है ना। क्योंकि भाई उनकी मां लिच्छवी वैशाली की ही तो थी, है ना। इस तथ्य के बावजूद भी कि उसकी मां जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी और वैशाली को नष्ट करने और उसके साम्राज्य को जोड़ने में उसने 16 साल लगा दिए। मामा से आखिर अंत में वो विजय प्राप्त करता है ना।
तो अजात शत्रु के अंदर में काफी महत्वाकांक्षा था, उसने मगध को विस्तार किया, सम साम दंड भेद हर तरीके से। हालांकि अगर हम अंतर की बात करें कि बिंबिसार और अजात शत्रु, वहीं पर बिंबिसार ने मैट्रिमोनियल्स के माध्यम से, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मगध का विस्तार किया, वहीं पर अजात शत्रु ने युद्ध के माध्यम से, या आप कह सकते उसने मगध का विस्तार किया। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है अजात शत्रु से रिलेटेड? अजात शत्रु ने सबसे पहली बार, ये उसमें पूछ सकता है कि भाई अजात शत्रु ने सबसे पहली बार उसने बौद्ध काउंसिल बनाई थी, शुरुआत की थी राजगृह के अंदर में 483 बीसी के अंदर में। वहीं पर पूछ सकते हैं भाई कि अजात शत्रु ने वैशाली के खिलाफ युद्ध छेड़ा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि इसकी मां जो थी लिच्छवी उनकी राजकुमारी हुआ करती थी चेलना, 16 साल तक उसने वैशाली के खिलाफ युद्ध किया, ये प्रश्न हो सकता है ना? ठीक है, अब से ये भी है कि भाई अपने पिता की हत्या उसने कर दी। अब साथ साथ में ये देख सकते हैं कि ये जो अजात शत्रु थे, सबसे पहली बार आप फिल्मों में, मूवी में आपने देखा होगा कि जो युद्ध की पद्धति है लड़ने का, तो उसने पहली बार गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए युद्ध इंजन का इस्तेमाल किया। पहले जो गोला, उस वक्त तो तोप बारूद हुआ नहीं करते थे, तो उन्होंने एक पद्धति, एक यंत्र इजाद किया, उसने एक यंत्र बनाया जो गुलेल की तरह जो है पत्थर को फेंकने के लिए युद्ध इंजन का इस्तेमाल किया। और उसके पास रथ भी थे जिससे गदा जुड़ी हुई थी, जिसमें सामूहिक हत्याएं होती थी, है ना? तो ये इसके बारे में काफी कुछ कहानी बताया जाता है कि भाई उन्होंने युद्ध के कई नीतियों को अपनाया, साथ में युद्ध की में से लड़ने के लिए कई उस प्रकार के उसने यंत्र भी बनाए, गुलेल की तरफ पत्थर फेंकने वाला यंत्र हो, या फिर गद्दा का यंत्र हो, या जो सामूहिक हत्या वाली, जो आपने एक बाहुबली मूवी देखा होगा जो हाल फिलहाल कुछ वर्ष पहले रिलीज हुई थी, उसमें आपको, है ना, देख सकते हैं आप उस चीजों में। वहीं पर अवंती के शासक ने मगध पर आक्रमण करने की कोशिश की, और इस खतरे को विफल करने के लिए अजात शत्रु ने राजगृह की किलाबंदी की शुरुआत कर दी। अब से ये बात पता चला कि अवंती की राक्षस मगध पर हमला करेगा, तो मगध की सुरक्षा के लिए, राजगृह की सुरक्षा के लिए उसने अपने किला को चारों तरफ से उसने किलाबंदी करवा दी। हालांकि आक्रमण उनके जीवन काल में नहीं हुआ, उसके बाद हुआ, पर उसने राजगृह को सुरक्षित किया, इसीलिए राजगृह को अभेद के तौर पर कहा जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसके शासनकाल से व्यवस्थित चीजें। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी आपने हर्यंक डायनेस्टी में आपने बिंबिसार को समझा। हर्यंक डायनेस्टी के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र उदयभद्र या उदयनी के नाम से जाना जाता है। उदयनी ने 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक उसने मगध पर शासन, अपनी व्यवस्था को बरकरार रखा। वो अजात शत्रु का पुत्र था, लेकिन मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था, स्थापना किसने करवाया, पाटलिपुत्र को किसने बनाया? तो अजात शत्रु ने एक दूसरा शहर बनाया राजगृह से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर, वो था पाटलिपुत्र। लेकिन राजधानी को पाटलिपुत्र अर्थात पटना स्थानांतरित करने वाला हर्यंक डायनेस्टी का राजा था, वो राजा उदयनी था, अर्थात उदयभद्र था। उदयभद्र ने राजगृह से, अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र तक उसने स्थानांतरित की, है ना? और कहा जाता है कि ये जो हर्यंक डायनेस्टी है, हर्यंक वंश है, ये हर्यंक वंश के सबसे प्रमुख और अंतिम शासक आपका उदयनी हुआ करता, सबसे प्रमुख शासक में से एक था, और ये जो था अंतिम शासक था। उदयनी का शासन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसने पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदी के संगम पर किले का निर्माण किया। और वो किले का निर्माण किया ऐसा इसलिए उसने किया क्योंकि पटना जो है मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो अब उत्तर में आप देख सकते हैं कि हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। और वो जो है अवंती के राजा पलक के कहने पर मारा गया। उसने, आप ये देख सकते हैं कि उसने मारा गया था
तीन राजा द्वारा उसने सफल हुआ। अनिरुद्ध, मंड और नागदशक, ये सभी लोग आक्रमण करते थे, है ना, लेकिन इसीलिए उसने बताया। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस फॉर्म में कि ये पाटलिपुत्र है। करीब करीब अगर हम बिहार की बात करें इस तरीके से, अगर हम रेक्टेंगुलर के फॉर्म में आप देखें तो गंगा जो है बिहार को करीब करीब दो भागों में विभक्त करती है, ये देख सकते हैं आपका। या फिर आप ऐसे करिए कि ये पाटलिपुत्र है ना, और यहां से सोन नदी निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थान आपको पता है, छत्तीसगढ़ से सोन नदी निकलती है ना, ये देख सकते हैं। और ये इस तरीके से गंगा ऐसे बह रही है और ये दोनों यहां पर मिलन होता है यहां पर, और यहां पर पाटलिपुत्र है, यहां पर उसने किला बनवाया। तो इधर से तो आक्रमण नहीं किया जा सकता है पाटलिपुत्र को, इधर से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता है, और ये पूरा रीजन जो है बंगाल है, इधर पहाड़ियों से परिपूर्ण है। तो पाटलिपुत्र बहुत ही सुरक्षित उस वक्त हुआ करता था, इसलिए उसने पाटलिपुत्र को राजधानी के तौर पर उदयनी ने उसने बनाया। उदयनी के शासनकाल काफी महत्वपूर्ण इस तौर पर भी माना जाता है। सो तीन राजा द्वारा सफल हुआ वो, अनिरुद्ध को भी हराया, मंड को भी हराया और नागदशका को भी हराया। ये आप देख सकते हैं, वो हमारे अजात शत्रु हैं और उदयनी की बात करते हैं। तो ये चीजें हम लोग समझे। तो तीन राजा महत्वपूर्ण हुए। आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि राजा जो हुए, पहला अगर हम हर्यंक डायनेस्टी की बात करें तो हर्यंक डायनेस्टी के संस्थापक कौन? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन? उदयभद्र अर्थात उदयनी। इनके तीनों प्रमुख कार्य जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे कई सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, यूपीएससी, कहीं पर भी उसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं मगध साम्राज्य का शिशुनाग राजवंश। जैसे तीन राजवंश की बात हमने कहा मगध साम्राज्य में, पहला राजवंश हर्यंक राजवंश, दूसरा शिशुनाग राजवंश और तीसरा जो राजवंश था नंदा राजवंश। हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा, अजातशत्रु के बारे में पढ़ा, उदयनी के बारे में पढ़ा। अब जो साम्राज्य शुरू हो रहा है मगध साम्राज्य का, वो शिशुनाग राजवंश। शिशुनाग राजवंश की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के इतिहास के अनुसार अगर हम बात करें, क्योंकि बौद्धिज्म तो वहां पर भी फैलाया गया है, तो श्रीलंका की अगर हिस्ट्री की बात करें तो मगध के लोगों ने नागदशक के शासन काल के दौरान विद्रोह किया। जैसा कि अभी हमने पिछले में बताया कि भाई उसकी हत्या हो गई उदयनी की नागदशक के दौरान। तो उसने कहा कि भाई नागदशक के शासन काल के दौरान विद्रोह किया, और शिशुनाग नाम का एक अमात्य उस वक्त के मंत्री को कहा जाता था, और ये मंत्री को राजा के रूप में रखा गया क्योंकि मंत्री मगध का ही मंत्री था, मगध महिम। तो ऐसा माना जाता है कि भाई नागदशक जो है अर्थात शिशुनाग जो है मगध राज साम्राज्य में ही एक मंत्री हुआ करते थे, और वही मंत्री को राजा के रूप में घोषित कर दिया। और उसने हर्यंक डायनेस्टी को न कहकर उसने उस वक्त से शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश 413 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक चला। ये मतलब कह सकते हैं कि शिशुनाग वंश की जो स्थापना हुई किसके द्वारा हुआ? शिशुनाग के द्वारा हुआ, शिशुनाग के द्वारा। और शिशुनाग जो है उस वक्त मगध का राजा बनने से पहले काशी का वायसराय हुआ करता था। वायसराय का मतलब होता है, वायसराय जो होता है आप भी पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया के अंदर में, तो पहली बार वायसराय 1857 का जब विद्रोह होता है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी 1857 को माना जाता है। तो उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसकी ताकत को हस्तांतरित करके ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दिया जाता है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो हेड अगर राजा के तौर पर वहां की रानी होती है, तो रानी का जो प्रतिनिधित्व होगा, जो प्रतिनिधि करेगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसे वायसराय कहते हैं। तो मगध का राजा बनने से पहले जो शिशुनाग जो था वो आपका काशी का वायसराय था। आपको पता है कि भाई मगध की राजधानी उस वक्त कहां थी? गिरिराज में थी।
गिरिराज का मतलब वहां पर वहीं हम बात कर रहे हैं, राजगृह की बात करें तो शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उज्जैन में अपनी राजधानी के साथ अवंती की शक्ति का विनाश का था कि जिस प्रकार से अवंती जो है उस वक्त शासन और आक्रमण पे आक्रमण करने की बात कर रहा था, तो शिशुनाग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उज्जैन में अपनी राजधानी के साथ अवंती की शक्ति का विनाश था। इससे मगध और अवंती के बीच में जो 100 साल से जो पुरानी जो प्रतिद्वंदिता जो चल रही थी, वो प्रतिद्वंदिता जो है आपको शिशुनाग डायनेस्टी वंश के दौरान में ये प्रतिद्वंदिता समाप्त हो जाती है। अब मगध और अवंती जो है एक हो जाते हैं, ये पूरी चीज समाप्त हो जाती है। 100 साल आप शुरू अजात शत्रु के दौरान में भी चल रहा था, उदयनी के दौरान में भी चल रहा था, यहां तक कि बिंबिसार के दौरान में भी चल रहा था। जो बिंबिसार ने जो दुश्मनी उस राजा को अपने वैद्य शाही वैद्य को भेजा, जब वहां के प्रद्योत को पीलिया रोग से जब ग्रसित था तो उस वक्त भी दुश्मनी चल रही थी। लेकिन शिशुनाग के आने के बाद अवंती और मगध के बीच की दुश्मनी प्रतिद्वंदिता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और शासन के अंत तक ये सब कुछ बेहतर हो जाता है। ठीक है, बाद में शिशुनाग ने राजधानी को उसने वैशाली में स्थानांतरित कर देता है। तो ये देखिए कुछ प्रमुख सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रमुख सवाल इसलिए पूछे जा सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि भाई राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी किसने स्थापित की, तो उदयनी अर्थात उदयभद्र ने। एक क्वेश्चन पूछ सकता है और यह भी पूछ सकता है कि भाई कौन से मगध शासन के दौरान में कौन से राजा ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित किया। अब वैशाली में स्थानांतरित किया तो कौन किया भाई, तो शिशुनाग ने किया। तो इस तरीके के प्रमुख सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं शिशुनाग के बारे में। तो हमने समझा इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं शिशुनाग के बारे में। मगध के राजा बनने से पहले क्या था, वायसराय था, राजधानी कहां थी, गिरिराज में ले गई थी उसने, उसकी शक्ति जो उसने अवंती को विनाश किया और अवंती और मगध के बीच की दुश्मनी को खत्म कर दिया। ये प्रमुख चीजें जो है आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि जब शिशुनाग राजा उनका देहांत हुआ तो उसका पुत्र मगध के साम्राज्य की शासन की गद्दी पर वो बैठा, शासन व्यवस्था को उसने समाया, जिसका नाम था काल अशोका। काल शोका जो था, काल शोका का नाम आपने सुना होगा। काल शोका के दौरान में बुद्ध की दूसरी काउंसिल की हम बात करेंगे इस पर, तो काल शोका की बात। तो काल शोक जो था शिशुनाग का पुत्र था। काका के, या अगर हम बात करें काका वर्ण के नाम से भी उसे जाना जाता है। काल अशोका को काका वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। काल अशोका को किसी और नाम से क्या जाना जाता है, तो काका वर्ण के नाम से जाना जाता है। काल अशोका ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर, जो राजधानी वैशाली में शिशुनाग ने ले गया, वही राजधानी को फिर से काल अशोका ने उसने पटना में स्थापित कर दिया। ये दिन याद रखने वाली बात है। देखिए किसने किसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है, उस स्थानांतरित से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। बिंबिसार के दौरान में मगध की राजधानी कहां थी, तो राजगृह थी। अजात शत्रु के दौरान में मगध की राजधानी कहां थी, तो राजगृह थी। उदयनी के दौरान में मगध की राजधानी कहां हो गई, तो उसने राजगृह से पाटलिपुत्र में ले गया। शिशुनाग के दौरान में उसने राजधानी वैशाली में ट्रांसफर हो गया और काल अशोका ने फिर से अपनी उस राजधानी को पाटलिपुत्र में फिर से स्थानांतरित कर दिया। तो ये हो सकता है, तो काल अशोका ने अपनी राजधानी को फिर से क्या किया, आपको पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति, देख सकते हैं काल अशोका ने राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने के बाद वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति का संचालन किया, वह एक महल क्रांति में मारा गया था, जिसे नंद वंश का सिंहासन पर बैठा। तो ये देख सकते हैं कि काल अशोका के दौरान में भी बौद्ध काउंसिल होता है ना। ठीक है, वैशाली में हुआ, तो बौद्ध काउंसिल कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था। काल अशोका के दौरान में बौद्ध काउंसिल वैशाली में। अब चलिए देखिए काल अशोका में कुछ प्रमुख चीजें क्या है। प्रमुख चीजें ये है कि भाई उसने राजधानी को पाटलिपुत्र में लाया,
प्रमुख चीजें ये है कि काल अशोका के दौरान में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। प्रमुख चीज ये है कि उसके नाम के लिए कभी पूछा जा सकता है, लेकिन वह एक महल क्रांति, मतलब महल में ही युद्ध जब हो रहा था आपस में, उसी युद्ध में वो मारा गया और उसे मारने के बाद वहां से शिशुनाग राजवंश की समाप्ति होती है। और शिशुनाग राजवंश के समाप्ति के बाद नंद वंश का सिंहासन पर बैठता है। नंद वंश जो है पिक्चर में आता है और नंद वंश सिंहासन पर बैठता है। तो नंद वंश कौन थे? यहां से नंद वंश की शुरुआत आप देख सकते हैं। मगध साम्राज्य का तीसरा सबसे प्रमुख वंश के तौर पर अगर माना जाता है तो नंद वंश है। तो अगर नंद वंश की अगर हम कहानी की बात करें, नंद वंश, चलिए हम शुरू करते हैं। नंद वंश, सूर्य नंद वंश की अगर हम बात करें, मगध साम्राज्य के नंद वंश की बात करें, तो नंद वंश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। बाकी जितने भी राजवंश अभी तक आ रहे थे वो क्षत्रिय थे, लेकिन नंद वंश को गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। और वह 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक वो शासन व्यवस्था को संभाला मगध की। इसके बारे में बहुत सारी दंत कहानियां भी है कि भाई नंद वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग के ही पुत्र थे, अर्थात कि उनकी एक क्षुद्र पत्नी थी, क्षुद्र महिला से विवाह उन्होंने शिशुनाग ने कहा था, और उन्हीं के एक पुत्र के तौर पर नंद वंश के संस्थापक भी हुआ करते थे, ऐसा कहानी है। इसीलिए उसे गैर क्षत्रिय राजवंश के तौर पर उनको माना गया। ठीक है, तो ये 345 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक ये मगध साम्राज्य का नंद वंश रहा। और प्रथम शासक जो नंद वंश का था वो महापद्म नंद थे। महापद्म नंद, जिन्होंने काल अशोका के सिंहासन को हथिया लिया। काल अशोका जो है शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था, उसके सिंहासन को महापद्म ने हथिया लिया, है ना। और वहां से नंद वंश की शुरुआत होती है। लेकिन मगध के लिए, मगध साम्राज्य में नंद वंश जो है के दौरान जो मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली बनता है। इसी की कहानी की शुरुआत यहां पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सिकंदर ने भी मगध पर आक्रमण करने से सिकंदर की सेना ने इंकार किया था। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि उस वक्त नंद वंश कहां कहां फैला हुआ था। आप देखिए यहां पर श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगृह, चंपा, है ना, पुंद्रवा, ये देख सकते हैं, विदिशा, उज्जैन, मथुरा, इन सभी पर आप देख सकते हैं नंद वंश धीरे डायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रणाली, शासन संभाले हुए था, उसने उनकी कब्जा थी, ये समझ सकते हैं। बात करते हैं महापद्म की। महापद्म नंद जो है रियल तौर पर नंद वंश के संस्थापक है। उन्होंने भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। महापद्म नंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम सम्राट हैं। अब देखिए, उन्होंने भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट की बात कहा गया और चंद्रगुप्त मौर्य के भारत का प्रथम सम्राट कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कहानी में अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हम सिर्फ मगध के शासन प्रणाली और व्यवस्था को बात कर रहे थे, लेकिन भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट, या फिर आप कह सकते हैं कि भारत के प्रथम सम्राट की अगर शुरुआत हुई तो चंद्रगुप्त, क्योंकि भारत को यूनिफाई करने की कोशिश किया गया। सारे महाजनपद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करके छत्र स्थापित करके चंद्रगुप्त ने पूरी भारतवर्ष पर एक छत्र छाया को स्थापित किया। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के प्रथम सम्राट कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, हम सब टूटे हुए थे, छूटे हुए थे छोटे छोटे भाग में, तो कहा जाता है कि भाई उसके राजा बनने के लिए काल अशोका को उसने वध किया, महापद्म ने। महापद्म नंद, क्योंकि वो गैर क्षत्रिय था, लेकिन उसने काल अशोका की उसने हत्या की। हालांकि भाई उसके जन्म की कहानी या उसकी जाति, उसके धर्म की कहानी जो ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन एक पुराण में ऐसा माना जाता है कि वो एक क्षुद्र महिला से अंतिम शिशुनाग राजा का पुत्र था। शिशुनाग राजवंश था और शिशुनाग राजवंश का अंतिम राजा काल अशोका,
और काल अशोका का ही एक पुत्र माना जाता है महापद्म। कुछ जैन ग्रंथ और यूनानी लेखकों ने यह भी कहा कि भाई कुटियस के अनुसार वो कहते हैं कि भाई वो एक नाई या एक दरबारी का पुत्र था। नाई जो बार्बर होते हैं, उन बार्बर के तौर पर उनको माना जाता है इस फॉर्म में। तो ये देख सकते हैं कि कहता है कि उसकी उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। पुराणों के अनुसार एक शूद्र महिला का अंतिम शिशुनाग राजा का पुत्र था। और कुछ जैन ग्रंथों और यूनानी लेखक जो है कुर्टियस के अनुसार कहा जाता है कि वो एक नाई और एक दरबारी का पुत्र था महापद्म, है ना। इस प्रकार से नंदों को आधार्मिक और धर्मों के मापदंड का पालन नहीं करने वाले राजा के तौर पर मिलता है ना। ये देख सकते हैं शिशुनाग राजा का पुत्र। अब इस प्रकार नंदों के अधार्मिक, अब मतलब उसमें शासन प्रणाली व्यवस्था के दौर में काफी क्रूरता देखने को मिली। उसके जो आप कह सकते हैं कि उसके अपने ही जो प्रजा थे उस राजा से खुश नहीं थे। उनके शासन करीब 28 वर्षों तक उसने शासन चलाया महापद्म ने। और यह भी कहा जाता है कि भाई उस शासन व्यवस्था के दौरान में सर्व क्षत्रियांका की बात की जाती है कि उसके शासन सर्व क्षत्रिय यतंका, मतलब क्षत्रिय आतंक, क्षत्रियों को नाश करने वाला, है ना। आप देख सकते हैं यहां पर कि उन्होंने सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला और एक रथ, मतलब एकमात्र संप्रभु जिसने अन्य सभी शासक राजकुमारों को नष्ट कर दिया, उसने अपनी शासन व्यवस्था उस अपने राज के लालच में और लालसा में उसने सबको हत्या उसने करती थी। इसलिए वह सर्व क्षत्रियान यतंका कहा जाता है। यतंक मतलब आतंक, क्षत्रियों के लिए आतंक। हालांकि उसके शासन काल में साम्राज्य का विकास हुआ, काफी विकास हुआ साम्राज्य का। यह उत्तर में कुरु देश से लेकर दक्षिण के गोदावरी घाटी तक मगध को फैलाया उसने, है ना। और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी तक ले गया। उसने कई राजाओं पर विजय प्राप्त की, राज्यों पर विजय प्राप्त की, यहां तक कि कालिंग को मगध में शामिल कर दिया उसने और जीत की ट्रॉफी के रूप में उसे जीना की एक छवि भी लाया वहां पर। जो कालिंग पर कई वर्षों तक बाद में अशोक भी वो करना चाहते थे, लेकिन उसने कालिंग को भी मिलाया मगध में। उसने, ये देख सकते हैं आप, तो कहता है कि भाई उसने कालिंग को मगध में शामिल कर लिया और जीत की ट्रॉफी के रूप में जीना की एक छवि भी लाया यहां पर। तो मगध महापद्म के शासनकाल में, नंदा डायनेस्टी के शासनकाल में काफी कुछ विकास वहां को देखने को मिलता है। आप मगध का साम्राज्य जो है बहुत तेजी से इसके फॉर्म में बढ़ा। ये देखिए हमारा जिस प्रकार से अपनी, ये देख सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि जो महापद्म थे, नंदा डायनेस्टी की बात करते हैं, उसकी जो विशाल सेना के कारण ये पाली ग्रंथों में उग्रसेन भी उसे कहा जाता है महापद्म को। मतलब आप सब समझ सकते हैं कि महापद्म को उग्रसेन की उपाधि दी गई। उग्रसेन क्यों भाई? क्योंकि उसके पास उसकी विशाल सेना हुआ करती थी। नंद बहुत ही धनी और अत्यंत शक्तिशाली थे। तभी तो मैं बता रहा हूं कि सिकंदर ने भी उसे आक्रमण, सिकंदर की सेना ने भी मगध पर आक्रमण नहीं कर पाया। उनकी उस वक्त की सेना की अगर बात करें तो 2 लाख पैदल सेना हुआ करता था, 60,000 घुड़सवार हुआ करते थे और करीब 6,000 के आसपास जो है युद्धोपोतों का बनाया हुआ था ये। तो इस तरीके से बहुत सारे नंदा डायनेस्टी के दौरान में बहुत कुछ देखने को उस वक्त मिला। साथ साथ में उसके इफेक्ट एक इतनी प्रभावी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब इस स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा करने के लिए अगर आप देखें तो उस आर्मी को खड़ा करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। इसके लिए उसने प्रभावी टैक्सेशन प्रणाली की व्यवस्था उसने की। उसने प्रजा से बहुत सारा टैक्स इकट्ठा करता था। इतनी बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए टैक्स तो चाहिए, उसकी सैलरी चाहिए, उसके भोजन, उसकी स्टैंडिंग आर्मी को कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो इसके शासनकाल में एक बात यह भी कहा जाता है कि उसने अपनी सेना को बनाए रखने के लिए काफी टैक्सेशन, अपनी जनता से, अपनी प्रजा से काफी टैक्स छिना करता था। अब चलिए हम बात करते हैं महापद्म की कहानी को हम लोगों ने समझा और देखा। नंदा डायनेस्टी का जो अंतिम राजा था ये धनानंद था। ये धनानंद जो था बहुत ही क्रूर राजा के तौर पर धनानंद को कंसीडर किया जाता है। प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्म माना जाता है।
क्योंकि इसने बहुत सारे राजाओं को पर विजय प्राप्त की, है ना, 364 ईसा पूर्व की बात। अब इसका पुत्र जो आया, ये आया आपका धनानंद। धनानंद जो है वो अंतिम नंद शासक था। और ग्रीक ग्रंथों में धनानंद को उन्होंने, अगर हम ग्रीक ग्रंथों की बात करें तो उन्होंने एग्रामस या फिर जैड्रेमस के रूप में इसको जाना जाता है। इसके नाम जो ग्रीक ग्रंथ की बात करें, ग्रीक ग्रंथ की अगर हम चर्चा करें तो इसमें इसका नाम एग्रामस और जैड्रेमस भी कहा जाता है। और इसी के शासनकाल के दौरान में सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानों, अगर उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया, उत्तर पश्चिम माने पंजाब वाले रीजन की बात हो रही है, तो उसने, लेकिन वो अब उसकी सेना, अगर हम बात करें, सिकंदर ने अपनी शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह अपनी सेना के इंकार के कारण गंगा के मैदानों की ओर आगे नहीं बढ़ सका। सिकंदर चाहता था कि वो मगध पर आक्रमण करे। मगध, क्योंकि मगध को जीतने का मतलब वो भारत पर विजय था। अगर मगध को आपने जीत लिया, इसका मतलब पूरी भारत पर वो पताका फहरा सकता था। लेकिन इसकी सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण करने से इंकार कर दिया। इसके कई कारण हैं। मगध की जो स्टैंडिंग आर्मी थी, मगध की जो शक्ति थी, उसकी कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। सिकंदर की सेना मगध पर आक्रमण करने से इंकार किया, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां मगध के बारे में सिकंदर की सेना में फैला दी गई थी। परिणाम यह हुआ कि सिकंदर की सेना ने मगध पर आक्रमण नहीं किया, है ना, और उसकी सेना जो है वहीं से आपको पंजाब से ही उसको ब्यास नदी के ही आसपास के रीजन से उसे लौटना पड़ा। सिकंदर की भी कहानी की चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। तो हम बात कर रहे हैं धनानंद की। धनानंद को अपने पिता के द्वारा जो एक विशाल सेना जो है विरासत में मिली थी, एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। उस वक्त उसके पास 2000 पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी तथा 2,000 रथ थे, जिसके कारण से उसके पास एक शक्तिशाली सेना हुआ करता था। साथ साथ में अगर हम बात करें कि उनके महापदम नंद के 8 से 9 पुत्र में से एक धनानंद हुआ करता था। उसने नंदोप्रक्रमण, एक विशेष उपाय का भी आविष्कार का श्रेय जो है इस धनानंद को दिया जाता है। लेकिन धनानंद जो है अपने ही प्रजा में आप कह सकते हैं कि वो उसके जो कर लेने की जो प्रणाली थी, या आप कह सकते हैं कि दमनकारी जो तरीका था, जो जबरन कर वसूलने की जो दमनकारी तरीका था अपनी प्रजाओं से, उसके कारण से वो अलोकप्रिय था। वो काफी डिफेम अलोकप्रिय था। और साथ साथ में उनकी शूद्र जो उत्पत्ति के कारण भी, अब लगेगा भाई शूद्र एक क्षत्रिय विरोध नीति के तौर पर आता है कि भाई मगध जैसे विशाल शासन प्रणाली व्यवस्था को एक शूद्र के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी काफी दमनकारी नीति वहां पर चली। यहां तक कि चाणक्य भी इसी पिक्चर में आ पाएंगे। नंद वंश को समाप्त करके यहां पर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी, मौर्य राजवंश की शुरुआत होगी इसी के दौरान में। तो अंत में उसने चाणक्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश की, उसकी साम्राज्य को, नंद वंश की जो सिंहासन को उसने हिलाया, जिन्होंने जनता के आक्रोश का फायदा उठाया और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ये नंद वंश की शुरुआत के बाद जो है नंद वंश का यहां से अंत होता है और यहां से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो जाता है आपका। नंद वंश में आपका कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसकी अगर हम बात शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। ये पूछा जा सकता है कि किस राज व्यवस्था या किस शासन प्रणाली के दौरान, या पूछा जा सकता है किस शासन के दौरान सिकंदर ने आपको भारत पर आक्रमण किया था। मगध के किस शासक के दौरान? तो नंद के दौरान बात हो सकता है ना। नंद वंश का कौन सा शासक जो दमनकारी कर को वसूलने के लिए जाना जाता है? तो नंदा धनानंद की बात कर सकते हैं। तो ऐसे कई सवाल जो है आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो छोटा सा आप देख लीजिए, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं आप देख सकते हैं इसमें। जैसा कि हमने बताया कि जरासंध का पिता का क्या नाम था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जरासंध का पिता का नाम क्या? अशोक तो नहीं है भाई।
अजात शत्रु ने चंद्रगुप्त नहीं है, कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ, जैसा कि हमने बताया कि मगध के साम्राज्य में अगर हम जानने वाली जो अगर कोई राजा था वो था आपका बृहद्रथ। बृहद्रथ इसके पिता थे, जरासंध के पिता थे ये, है ना। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो किस ने मगध को, तो उस वक्त भाई कौन था भाई, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव? तो उस वक्त गौरव की अगर हम बात करें तो मगध, देखिए किस शासक ने मगध राज्य, देखिए मगध राज्य शब्द का प्रयोग कर रहा है, पूरी भारतवर्ष की बात नहीं हो रही, मगध की बात कर रहा है। तो मगध की बात हो तो हमने तीन ही शासन की बात की है, पहला हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और तीसरा नंदा डायनेस्टी, और इन तीनों में जो है आपका अजात शत्रु, तो इसका राइट आंसर अजात शत्रु होगा। अगर बात करता भारत की तो यहां पर अशोक की बात हम कर सकते थे। तीसरी बात होगा, क्वेश्चन तीसरी है कि बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा के माध्यम से, किस भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाती थी? तो पढ़ाई जाती थी पाली भाषा में। पाली भाषा में शिक्षा दीक्षा होता था, क्योंकि बौद्ध मठ था और बौद्धिज्म की पढ़ाई होती थी उसके, और उस वक्त के क्षेत्रीय भाषा के तौर पर पाली उभरे हुए थे, क्योंकि बौद्ध का जो उपदेश का भी माध्यम क्या था? पाली भाषा था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बिहार की स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था? पाली भाषा था। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जो देहावसान बिहार में कहा हुआ, बिहार के किस स्थान पर महावीर जी का देहांत हुआ, भगवान महावीर का देहांत हुआ? तो ये आप देख सकते हैं, इसका हमने पढ़ा था राजगृह, पूर्णिया, मनेर, पावापुरी में। तो पावापुरी में जल मंदिर है, पावापुरी में ही महावीर मंदिर, महावीर जो है हमारे भगवान महावीर अर्थात जैन के प्रवर्तक, तो उनका देहावास अर्थात देहांत अर्थात देह का अंत हुआ था। तो ये, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मौर्य साम्राज्य। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस 1 बाय 1 आपको मिलते जाएंगे, और इसी प्रकार से जो सीरीज बिहार के इतिहास और बाकी की और भी तरह तरह के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप इस चैनल के बेल आइकन को आप दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले और एग्जाम से संबंधित आपकी बहुत सारी जो सामग्री है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिले समय टू समय। तो उस चैनल को भी अब सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।